नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए क्रिया होती क्या है। तो किसी भी चीज का, किसी भी कार्य का, किसी भी प्रोसेस का होना ही क्रिया कहलाता है। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। किसी कार्य का होना होना ही क्रिया कहलाता है, ठीक है। क्रिया बनती किससे है? तो क्रिया धातु से बनती है। धातु से बनती है। धातु क्या होती है? धातु मूल शब्द होते हैं, ठीक है। वे शब्द जो मूल शब्द जो होते हैं उन्हें ही धातु बोलते हैं और क्रिया धातु से बनती है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्रिया को हमने उनके यूज के आधार पर, मतलब प्रयोग के आधार पर भी बांटा है, और उसके साथ साथ हम क्रिया को धातु से क्रिया में परिवर्तित कैसे करेंगे तो उस आधार पर भी बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिया धातु से क्रिया कैसे बनती है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। सबसे पहली मूल क्रिया, दूसरी होती है हमारी यौगिक क्रिया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप मूल क्रिया को समझिए। मूल क्रिया बिल्कुल बेसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे खा, चल, पी, जा, सो। ये सोना वाला है, ये जो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई मूल क्रियाएं। लेकिन यौगिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी प्रत्यय की सहायता से बोली जाती हैं या अपने साथ एक या एक से अधिक क्रियाओं का योग बनाती हैं। आपको यौगिक से समझ में आ रहा होगा कि इसमें मूल क्रिया में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो कौन सी क्रिया बन जाएगी? यौगिक। अब वो प्रत्यय भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के शब्द भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वॉइसेस भी हो सकती हैं, और एक से अधिक क्रिया भी हो सकती है। तो यौगिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? मूल क्रिया के में योग से या मूल क्रिया में विकार से उत्पन्न क्रिया को यौगिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से चार पार्ट है? इसमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। दूसरा पार्ट होता है इसका संयुक्त क्रिया। इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। अभी हम आपको ये सारी क्रियाएं समझा रहे हैं। और लास्ट में आती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। सबसे पहले समझते हैं नाम धातु क्रिया कौन सी क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। नाम धातु क्रिया किससे बनी होती हैं? संज्ञा और विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्दों से बनती है। एग्जाम्पल, एक हमने संज्ञा ले ली है, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है संज्ञा का। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल लिया है हमने, लज्जा, ठीक है। और लज्जा में नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे लजाना। ऐसे ही चक्कर एक ले लिया हमने, चक्कर। चक्कर का हम नाम धातु बनाएंगे चकराना, है ना। आपको समझ में आ रहा हो? चक्कर क्या? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, उसमें हमने आना जोड़ दिया, आना प्रत्यय जोड़ा। लज्जा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, उसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया। देखिए, इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको आना जोड़ के ही नाम धातु बनाना पड़े, लेकिन मैक्सिमम केस में ये एक ट्रिक भी होती है कि यदि आपको शब्द के अंत में, जो आपका शब्द दिया गया है उसके अंत में आना प्रत्यय मिल जाए तो आप मैक्सिमम केस में उसको नाम धातु क्रिया के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया में कौन सा प्रत्यय आता है? आना। किससे बनती है? संज्ञा और विशेषण शब्दों से।
ठीक है, नाम धातु क्रिया आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, नाम धातु क्रिया संज्ञा व विशेषण शब्दों से बनती। देखिए आप सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिखने पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। देखिए संयुक्त शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक साथ दो क्रियाओं का यूज होगा। एक साथ दो क्रियाएं, जैसे एक बार समझिएगा, जैसे मैंने लिखा नशा, नशा, या फिर एक अच्छा शब्द लेते हैं, इसको छोड़िए, कर, कर भी एक क्रिया है प्लस पाना भी एक क्रिया है। इसका संयुक्त रूप क्या हो गया, कर पाना, ठीक है। ऐसे ही कहना प्लस दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, कहने दो, ये एक संयुक्त क्रिया हो गई। उसके बाद बुरा लगना, ये भी एक संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये जो आप लिख रहे हो, ये इसमें दो क्रियाओं का यूज हो रहा है एक साथ, और जब दो क्रियाओं का एक साथ यूज होने लगे तो वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, क्रिया प्लस क्रिया। इस चीज को आप याद रखिए, जब एक साथ दो क्रियाओं का यूज हो जाए। अब जैसे इसमें था चकराना, इसमें आपको याद होना करना पड़ेगा चकराना। देखिए इसमें आना, कोई आना, देखिए चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, चक्कर एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा थी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्रिया, जैसे हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल कर प्लस पाना, तो एक पूरी हमारी संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगी, कर पाना। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, नाम धातु और संयुक्त क्रिया में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी क्रिया, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेरणा देने वाली होती हैं। किसको, किसी थर्ड पर्सन को प्रेरणा देके हम अपना कार्य करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, तो शिक्षक ने छात्रों को प्रेरणा दी, किसकी, पुस्तक को पढ़ने की। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, समझ रहे ना। तो पढ़वाना मतलब इसमें प्रेरणा देगा। एक पर्सन या एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को प्रेरणा देगा अपना काम करवाने की। जैसे हम कुली से सामान उठवाते हैं, तो हमने कुली को प्रेरणा दी कि आप हमारा सामान उठाइए, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो ये एक प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब अपना कार्य किसी दूसरे से, अपनी क्रिया किसी दूसरे से करवाना। शिक्षक का काम है पढ़ाना, पर वो पढ़वा किससे रहे हैं, छात्रों से, भले वो उनके अच्छे के लिए पर करवा रहे हैं। याद रखने के लिए इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, जैसे मैंने बताया पढ़वाना, लिखवाना, उठवाना। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बन रही हैं, मूल क्रिया में बाना प्रत्यय जोड़ के। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं मैक्सिमम केस में, पहले तो मैंने प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझा दिया है कि हम अपना कार्य किसी दूसरे से करवा रहे हैं प्रेरणा देके, ठीक है। लेकिन आपको नहीं याद आ रहा है तो आप अमूमन केस में, ये मैक्सिमम केस में आता है कि इसमें प्रत्यय बाना जोड़ के हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, प्रत्यय बाना जोड़कर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि अब हर शब्द में बाना जोड़ ही दे। चक्कर में आप बाना जोड़ेंगे तो चक्करवाना कोई शब्द ही नहीं बनेगा। तो आपको ये सेंस भी होना चाहिए कि किस वर्ड में ये जुड़ पाएगा, है ना। आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, आप तभी इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप शब्द को पकड़िए, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होती है जिसमें हम अपना कार्य किसी दूसरे से करवाने की उसको प्रेरणा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखिए, आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि शिक्षक बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं। आप ये एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, आपके दिमाग में तुरंत चीजें आएंगी। जो एग्जाम्पल्स बता रहा हूं उसको आप ये चीजें वर्ड टू वर्ड याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्रिया, यौगिक क्रिया की। जो लास्ट क्रिया है वो अनुकरणात्मक क्रिया। इसमें वॉइसेस होती हैं, ध्वनियां होती हैं। जैसे भाव भाव, कुत्ता करता है ना भाव भाव, में, बिल्ली करती है। तो इस प्रकार की जो बिल्ली नहीं, बकरी। उसके बाद म्याऊ म्याऊ, कू कू, कोयल करती है। तो इसमें सारी वॉइसेस होती हैं।
आपकी यौगिक क्रिया के 4 पार्ट होते हैं, मैंने आपको चारों पार्ट अच्छे से समझाए हैं। यौगिक क्रिया में सबसे पहले नाम धातु क्रिया, जिसमें संज्ञा और विशेषण का यूज होता है, चक्राना, घुमाना। उसके बाद दूसरी मैंने आपको यौगिक क्रिया का पार्ट संयुक्त क्रिया बताया, जिसमें क्रिया से क्रिया मिलकर कार्य होता है, जैसे कर पाना, लिख पाना, है ना, बुरा लगना। प्रेरणार्थक क्रिया में हम अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं और उसको उसकी प्रेरणा देते हैं। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का एक अन्य दूसरा प्रेरणार्थक भी होता है, कराना, लिखाना, है ना, वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में चला जाता है, उसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। और लास्ट में यौगिक क्रिया का पार्ट आता है अनुकरणात्मक क्रिया, जिसमें सारी वॉइसेस होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रचना के आधार पे। तो हमने क्रिया की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे कि हमने जो क्रियाएं अभी रचना की है, जिन क्रियाओं को अभी हमने बनाया है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोग की दृष्टि से भी जो हमारी क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। देखिए, आपको शब्द में, हिंदी इज ऑल अबाउट शब्द, आप पहले शब्द को समझिए। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म निर्धारित ना हो। कर्म निर्धारित से मतलब यह है कि इसमें कर्म तो किया जा रहा है, पर उसका प्रभाव किसी थर्ड पर्सन या किसी अन्य पे ना पड़कर सिर्फ और सिर्फ करने वाले पे पड़ेगा। मतलब जिसका प्रभाव किसी अन्य पे ना पड़कर सिर्फ अपने ऊपर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं कि जिस धातु से सूचित होने वाला व्यक्ति, या जिस धातु से या जिस क्रिया से जो फल मिले वो सिर्फ कर्ता को मिले। जिस क्रिया से, लिख लीजिए, जिस क्रिया से जो फल है वो सिर्फ, या जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल सिर्फ कर्ता को मिले, कर्ता को मिले, कर्ता माने का क्रिया करने वाला व्यक्ति को मिले, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप समझिएगा, आप एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, बालक रोता है। अब आप एक चीज समझिए, बालक अगर रो रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बालक रो रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बालक पे ही तो पड़ेगा, उसकी माता पे थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। वैसे माता पहुंच जाएगी बालक को चुप कराने के लिए, परंतु प्रभाव रोने का, आंसू बालक से ही निकलेंगे, है ना। परेशान बालक, सरदर्द बालक को होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी बालक को होगी, प्रभाव किसी तीसरे पर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही चिड़िया उड़ रही हैं, अब उड़ने का प्रभाव चिड़ियों पर ही तो पड़ेगा, किसी तीसरे पे थोड़ी ना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे। तो जब कार्य का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का फल सिर्फ कर्ता को मिले, तो ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जब आपको कर्म, अब देखिए कर्म कहां पर दिखेगा, आप उस चीज को समझिएगा, वो आपको सकर्मक में मैं समझाता हूं। सकर्मक ये कर्म सहित है, मतलब इसमें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल सिर्फ कर्ता को नहीं अन्य को भी मिलता है, अन्य पर भी, या अन्य फल का प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है। देखिए, इसमें मैं शायद ग्रामेटिकल और कई प्रकार के एरर कर रहा हूँगा, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। अभी सिर्फ आप मेरे बोलने को सुनिए। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म सहित होता है। एग्जाम्पल समझिए, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सकर्मक को हम यूज कैसे करेंगे। देखिए, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बालक, बालक आम खाता है। ठीक है, बालक खा रहा है, लेकिन खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप समझिए, खा तो आम को रहा है ना, कम तो आम हो रहा है ना, छिल तो आम रहा है। आप प्रभाव समझिए, बालक के खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखता, अगर यदि ऐसे लिखता, बालक, बालक, बालक खाता है,
बालक खाता। अब खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप समझिए, खाने का प्रभाव सिर्फ बालक पर पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो गई, जहां पर अकर्मक हो गई। लेकिन बालक खा रहा है क्या, आम, मतलब खाने का प्रभाव आम पर पहले पड़ रहा है। यहां पर मुझे एक कर्म मिल गया है, समझिए, एक कर्म मिल गया है। बालक आम खा रहा है तो यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। आप सकर्मक और अकर्मक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या ज्यादा नहीं हो रही होगी। सकर्मक का एक एग्जाम्पल से और आप समझ लीजिए, शायद आपको सकर्मक और अकर्मक अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बालक पढ़ रहा है, एक एग्जाम्पल, और इसी के साथ थोड़ा सा परिवर्तित करते, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए दोनों सिमिलर एग्जाम्पल है, पर इसमें पढ़ने का प्रभाव बालक पर पड़ा तो ये बताइए अकर्मक, और इसमें पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तक को पढ़ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगी, सकर्मक। आपको मेरे हिसाब से सकर्मक और अकर्मक में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि है तो आप बताइएगा, आपको दोबारा से समझा दूंगा। अब बात करते हैं सकर्मक के पार्ट की। सकर्मक के दो पार्ट होते हैं, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। देखिए आप शब्द से इसको समझ रहे होंगे, एक कर्मक जहां पर सिर्फ एक कर्म होता है और द्विकर्मक जहां पर दो कर्म होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोहन, फिर से भाई पुराने वाला एग्जाम्पल, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर मोहन के द्वारा सिर्फ पुस्तक पढ़ी जा रही है तो एक ही तो कर्म दिया गया है, एक ही तो कर्म है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन द्विकर्मक में क्या होता है, इसमें दो कर्म होते हैं। कैसे, राजीव, या राजीव नहीं, राम, राम बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है। अब इसमें दो कर्म आ गए। एक क्या कर्म है, एक है बच्चे। क्यों, क्योंकि राम किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को। तो पहला कर्म क्या हमारा, बच्चे या बच्चा या बच्चे, और दूसरा कर्म क्या है, पढ़ा क्या रहा है, हिंदी। तो इसमें दूसरा कर्म हमारा क्या है, हिंदी। तो आपको एक कर्मक और दो कर्मक क्रिया भी कंफर्म हो गई होंगी कि कैसे बहुत इजी है। एक कर्मक और द्विकर्मक आप समझ ली तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बहुत ही कम आती है। आपको मैंने सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी बता दी, इसके साथ साथ मैंने आपको मूल क्रिया और यौगिक क्रिया भी बता दी। इसी के साथ आपका क्रिया वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप क्रिया से रिलेटेड अब प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ छूटता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि जो मैंने छोड़ दिया है या कुछ गलत हो गया है मुझसे, तो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।